पेज नंबर 1 से एक क्विक रिवीजन में, पेज नंबर 1 में पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की कितनी श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। पर्यावरण को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण। भौतिक यानी जिन्हें हम छू सकते हैं, जैविक जिसमें जीव तत्व सभी सम्मिलित होते हैं, और सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण जिसको मैन मेड कल्चर भी कहते हैं, एनवायरमेंट, मैन मेड एनवायरमेंट भी कहते हैं, जो हमारी संस्कृति इत्यादि से रिलेटेड है। पेज नंबर 2 में हमने पर्यावरण के घटकों के विषय में बताया। घटक का मतलब होता है कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर 4 कंपोनेंट्स हैं पर्यावरण के, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर। कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि कैटेगरी अलग चीज हो जाती है और कंपोनेंट्स अलग चीज हो जाती है, ये ध्यान देने की जरूरत है इस बात को। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं वो 4 हैं, कैटेगरीज 3। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, बायोस्फीयर है। ऑलराइट, अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर में क्या महत्वपूर्ण तथ्य है वो मैंने यहाँ पर पूरा एक समरी नोट्स बना दिया। एटमॉस्फेयर 5 परतों से डिवाइड होता है, ट्रोपोस्फेयर से, स्ट्रेटोस्फेयर से, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अब ये ज्योग्राफी का सेक्शन भी है, ध्यान रखिएगा। एनवायरमेंट का मतलब ज्योग्राफी है, या 50% ज्योग्राफी हो जाता है, और केमिस्ट्री भी इसमें है और बायोलॉजी भी थोड़ी थोड़ी सी है, तो मिक्स्ड पैक हो जाता है। तो मिक्स्ड पैक के हिसाब से हमें इसमें एक हल्का सा ज्योग्राफी का भी एस्पेक्ट पढ़ना है, लेकिन अगर हम ज्योग्राफी में इसको पढ़े तो बहुत डेप्थ हो जाएगा, पता चलेगा कि पूरा भूगोल ही साल भर पढ़ते रह जाएंगे, इसलिए छांट के पढ़ना है। अब मैंने इसकी छटाई कर दी है, फिल्ट्रेशन करा है। किस आधार पर फिल्ट्रेशन किया है? जिस आधार पर क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको स्टडी किया। जैसे मैंने मान लीजिए 100 क्वेश्चन उठाया, 150 क्वेश्चन उठाया, तो उसका स्टडी किया, उसके बाद कैटेगराइज किया, फिल्टर किया कि क्या क्या चीजें किस तरह से पूछ रहा है और हम कहाँ तक कैसे पढ़ाएं, और ये देखा कि हर साल इनकी टेंडेंसी कैसा है, ट्रेंड क्या है क्वेश्चन पूछने का, और उसी ट्रेंड और टेंडेंसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये नोट्स को बनाया है। ठीक है, तो बहुत संक्षिप्त में बनाया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको डाल के। अब ये नहीं कह सकता कि सिर्फ यही आएगा, ये बाहर भी आ सकता है, लेकिन भाई हम इतना भी पढ़ेंगे तो 100-150 पन्ना हो जा रहा है, तो वही बहुत पहले हो जाए हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर की 5 परत की बात है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने यहाँ पर बोल्ड कर दिया है। शोभमंडल में वायुमंडल की कुल द्रव्यमान का लगभग 85% हिस्सा है। फिर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाया जाता है। फिर मेसोस्फीयर में उल्कापिंडे इस परत में जलती है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 3। थर्मोस्फीयर में पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो तरंगें इस तरंग द्वारा प्रवर्तित होती हैं। इस परत में एरोरा निर्मित होती हैं और इसी परत में उपग्रह स्थित होते हैं। एरोरा फॉर्मेशन के विषय मैंने बताया था। एरोरा का मतलब होता है यहाँ पे जो सौर की किरणें, यानी सौर की किरणें नहीं बल्कि ये कह सकते हैं कि जो सोलर चक्र है, सौर चक्र है, जो सूर्य से निकल करके पृथ्वी के पास आते हैं, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल यानी कि मेन जब पोल्स पे पहुंचते हैं तो वो चक्र, सौर चक्र जिसमें पॉजिटिव आयंस होती हैं, वो इनके साथ रिएक्ट होती हैं और अंतरिक्ष में, एटमॉस्फेयर में आपको नीले लाइन या नीले कलर की जो है जैसे बिजली चमकती है, इस प्रकार से कुछ रेडिएशन वेव्स दिखाई देती हैं। ये एरोरास फॉर्मेशन होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है ये नजारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरोरास किस मंडल में दिखती हैं, कहाँ बनती हैं? ये ताप मंडल में दिखती हैं। इसके बाद एक्सोस्फीयर में पृथ्वी का बाह्य मंडल ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने अंडरलाइन कर रखा है। फिर गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, अब कौन सी गैस कितनी मात्रा में, बहुत ही पेक्यूलियरली पॉइंट टू पॉइंट मात्रा को देखना जरूरी है। तो नाइट्रोजन दैट इज सबसे ज्यादा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। दिसंबर 2020 क्यों लिखा? क्योंकि जो मैन मेड कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि मानव की विभिन्न क्रियाओं की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट और तमाम प्रकार के जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बढ़ने की वजह से हो रही है। तो ये हर साल बढ़ रही है, तो इसलिए इसकी मात्रा पॉइंट टू पॉइंट जानना जरूरी है। इसलिए दिसंबर 2020 के रीडिंग के अनुसार 415.00 पार्ट्स पर मिलियन यानी ppmv है। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन बाय वॉल्यूम। ऑलराइट, नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे आ जाइए। हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट,
अब हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल, जहां पानी की उपस्थिति है। अब इसमें बहुत कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने ही क्षेत्र में जमे हुए पानी को क्रोमोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। बाकी साधारण पॉइंट्स है, इसको तो रिवाइज कर लीजिएगा। लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर जो है दैट इज अंदरूनी हिस्से में जो मोटी क्रस्ट है जिसपे हम लोग रह रहे हैं, रुके हुए हैं, तो भूमि है जिसपे मिट्टी पाई जाती है, समझ लीजिए लिथोस्फीयर उसको कहेंगे। इसके अंदरूनी हिस्से में मेंटल और कोर पाया जाता है, जो जहां गले हुए मोल्टन रॉक्स, पत्थर, लोहे, सब जो मैग्मा से द्वारा निकलते हैं वो सब कुछ अंदर इसके मिलता है कोर में। फिर बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का मतलब हो गया जीव तंत्र, जो सारा जीव तंत्र है, यानी हम और हमारे तमाम प्रकृति के जीव तंत्र, सबको इसके अंतर्गत रखा जाएगा। पेज नंबर 5 पे आ जाइए। पेज नंबर 5 पर प्रकृति की कुछ जीवों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है, उस अंतःक्रिया के द्वारा यहाँ पर कुछ प्रोसीजर्स हैं, उनको यहाँ दर्शाया गया है। जैसे परजीवीवाद, परजीवीवाद यानी पैरासिटिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरा प्रजाति नुकसान उठाता है। एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरा प्रजाति नुकसान उठाता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक प्रजाति को, जैसे पैरासाइट, परभक्षी, कोई वायरस हमारे बॉडी में आया, उस वायरस को तो बड़ा लाभ हो गया, हमारे शरीर से खा रहा है खाना, ठीक है ना, परंतु हमें नुकसान हो रहा है क्योंकि हम धीरे धीरे उसके द्वारा अटैक हो गए और हमारी जो क्षमता है वो किलकिले चले जा रही है। तो ये पैरासिटिज्म यानी परजीवीवाद कहा जाएगा। इसके बाद सहभोजिता, सहभोजिता इस प्रक्रिया में एक प्रजाति लाभान्वित होती है, अन्य तटस्थ होती है, अर्थात ना तो वो लाभान्वित होती है ना ही नुकसान पहुंचाता है। जैसे एक्रेट, अब एक्रेट या कैटल, इसका सुंदर उदाहरण भाई मवेशी है। मवेशी के ऊपर आप देखिए कभी कभी कोई पक्षी उनके बॉडी के ऊपर बैठा हुआ है। अब वो पक्षी क्या कर रहा है कि उसके जो फर है, मवेशी के फर है, उस फर में कुछ कीड़े हैं, उनको खा लेता है। अच्छा, वो कीड़े ऐसा भी नहीं है कि उस मवेशी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो घर बनाए हैं, उसमें रह रहे हैं, कोई फर्क नहीं। मवेशी की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उस स्किन के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, यानी उन कीड़ों से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस कीड़े के सेवन से उन पक्षियों को, जो पक्षी उनके ऊपर रुक रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो उनको फायदा हो रहा है। तो इस तरह से एक प्रजाति को तो लाभ है पर दूसरे को ना ही लाभ ना हानि, यानी तटस्थ है। इसे कहेंगे, ऐसे जो जीवों के मिलन को सहभोजितावाद कहते हैं। इसके बाद असहभोजिता की बात है। इस असहभाजिता में एक प्रजाति को तो नुकसान होता है लेकिन दूसरा तटस्थ रहता है। उदाहरण पेनिसिलियम बैक्टीरिया के करीब आता है लेकिन कवक प्रभावित रहता है। तो एक को नुकसान हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे इसका एक सुंदर उदाहरण में सामाजिक जीवन पे दिया था कि एक फ्रेंड है, ठीक है, वो अपने वो बहुत रिच नहीं है, बहुत मीडियम क्लास का है। अब फिर भी वो अपने फ्रेंड को खुश करने के लिए महंगे गिफ्ट देता है, लेकिन उसका फ्रेंड इतना रिच है, ठीक है, कि उसको उस गिफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना भी महंगा दे रहे हो, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पे क्या, इस दोस्ती में क्या हो रहा है, ऐसी दोस्ती में जो गरीब दोस्त है, निर्धन दोस्त है, उसको तो नुकसान हो रहा है क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से अपने सैलरी का बड़ा हिस्से से एक बड़ा गिफ्ट खरीद के लेके जाता है। और जो एक फ्रेंड है उसका, जो इतना रिच है, जिसको उसके गिफ्ट से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। तो एक प्रकार से ऐसी फ्रेंडशिप या इस प्रकार का दो जीवों का मिलन जो है वो क्या कहलाता है, असहज भोजिता, ठीक है। जैसा कि हम पेनिसिलियम बैक्टीरिया के करीब आने पर या कवक के प्रभावित होने पे देखते हैं, ठीक है। ये सब बैक्टीरियल, ये सब बायोलॉजिकल चीजें हैं, इससे बहुत आपको नहीं पता है, लेकिन एक सामाजिक रूप से मैंने एक एग्जांपल से इसको समझा दिया, ठीक है, मतलब इसका। इसके बाद म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म तो सीधी सीधी बात है, पति पत्नी समझ लीजिए, एक दूसरे के जिससे लाभ हो रहा है, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। इस सहभागिता में दोनों प्रजातियों को लाभान्वित होता है। जैसे दीमक, मैंने बताया था नेशंस, जैसे दीमक क्या होते हैं, उसमें एक एल्गी और एक फंगस दोनों मिलकर साथ में रहते हैं। अकेले दोनों रह नहीं सकते क्योंकि एक को घर बनाना आता है, एक को खाना बनाना आता है। तो या तो एक खाना ही बना सकता है, एक घर ही बना सकता है। तो अब दोनों मिल गए तो एक खाना बना के दूसरे को दे देता है, एक घर बना के दूसरे को दे देता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जैसे इसे कहेंगे सहजीविता, ठीक है। इसके बाद कंपटीशन यानी प्रतिद्वंदता। प्रतिद्वंदता क्या है, इसे एक अंतर प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक प्रजाति की स्थिति अन्य प्रजाति की उपस्थिति में काफी कम अंतर होती है। अब देखिए, दो लोग साथ में हैं, इसमें एक दूसरे को हानि नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे कंपटीशन होता है, आप सब लोग कॉम्पिटिटर हैं, कंपटीशन में होते हैं। तो कंपटीशन में क्या होता है, एक व्यक्ति आगे जरूर निकलता है, दूसरा व्यक्ति उससे पीछे होता है, लेकिन उसका नुकसान नहीं हो रहा है, यानी कि वो फेल हो जा रहा है।
कंपटीशन में क्या है, एक आगे जरूर निकलता है पर दूसरा कोई फेल नहीं, उसको नुकसान नहीं हो रहा है, बस ये है कि वो पहले वाले से तुलनात्मक रूप से पीछे रह जाता है। तो इस प्रकार के जीवों का मिलन जब होता है तो उसे हम प्रतिद्वंद्विता यानी कॉम्पिटिशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 में इकोसिस्टम को मैंने बताया। इकोसिस्टम साधारण रूप से क्या है, इकोसिस्टम यानी एक ऐसा तंत्र जिसमें जीव तंत्र बना रहे। तो जीवन के लिए जो सभी प्रकार के सभी चक्र हैं, उन चक्रण का बना रहना इसके अंतर्गत। देखिए इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, जैसे एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है और दूसरा जीव तीसरे जीव पर निर्भर है, इस प्रकार से एक चक्र चल रहा है जिसमें एक जीव दूसरे जीव से और साइकिल के रूप से बना है। लेकिन जो सबसे नीचे है, अगर वो नुकसान होगा तो ऊपर के जीव का भी नुकसान होगा। तो इस पूरी व्यवस्था को, एक व्यवस्था जिसमें जीवों का चक्र चलता है, जीवन चक्र चलता है, इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, जीव तंत्र कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अब इसमें फैक्ट्स बाद में आगे बढ़ते हैं। इसमें कई प्रकार के जीव तंत्र या जीव व्यवस्था है, जैसे वन के पारिस्थितिकी तंत्र, तो वनों में पाए जाने वाले जीवों की व्यवस्था वन पारिस्थितिक तंत्र है। इसके बाद रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र है, रेगिस्तान में जो जीवों का एक सिस्टम व्यवस्था पाया जाता है वो हो गया। इसके बाद घास के मैदान में, अब घास के मैदान पे नेक्स्ट पेज पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कौन सी घास कहाँ पाई जाती है। तो सवाना घास अफ्रीका में पाई जाती है, पेरिस घास उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, पंपास दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है, स्टेपीज मध्य यूरेशिया में पाई जाती है और वेल्स दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हाँ, अब इसके बाद ये तो इम्पोर्टेंट है, फिर माउंटेन सिस्टम, माउंटेन के इकोसिस्टम, फिर पानी में रहने वाले एक्वेटिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र यानी मैरीन यानी समुद्र के अंतर्गत जो जीव तंत्र है, जीव उनके विषय में। फिर फ्रेश वाटर जैसे नदी में पाए जाने वाले जीव तंत्र इत्यादि इत्यादि। फिर कुछ स्पेसिफिक वर्ड हैं, लोटिक, लेटिक, जलीय भूभाग, प्रोफाउंडल, एस्चुरीज, कोरल रीफ्स। इन पर लोटिक क्या है, धीमे गति से चलने वाली पानी को लोटिक कहते हैं। तीव्र गति से जो पानी का बहाव होता है उसे लोटिक कहते हैं। फिर जलीय भूभाग यानी जहां पर जल की मात्रा अधिक होती है उन्हें जलीय भूभाग कहा जाता है। प्रोफाउंडल जो बहुत ही गहरा और निचला पानी होता है उसे प्रोफाउंडल कहते हैं। एस्चुरीज जनरली आंशिक रूप से तटीय क्षेत्र से घिरा हुआ हिस्सा या नदी का पानी समुद्र के पानी के साथ मिश्रित होता है। तो जैसे गंगा है, गंगा का पानी है, यमुना का पानी है, सब बंगाल की खाड़ी में जहां जाके मिल रहा है, तो समुद्र के साथ जहां मिलन हो रहा है उस क्षेत्र को एस्चुरीज कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद कोरल रीफ्स एक टर्मिनोलॉजी अक्सर इस्तेमाल होती है। कोरल जो है कशेरुकी जंतु होता है, एक ऐसा जंतु होता है जो समुद्र में पाया जाता है जिसका स्केलेटन यानी बैकबोन इतना मजबूत होता है कि वो हजारों साल तक नहीं गलता। अब इनके बैकबोन, वो तो मर जाता है लेकिन उसकी हड्डियां क्या है, एकत्रित धीरे धीरे होकर समुद्र में एक पहाड़ या पठार जैसी स्थिति बना लेते हैं, जनरली वहां पर जहां जो दो समुद्रों का जोड़ हो रहा हो, जैसे हिंद महासागर और इधर जो आपका बंगाल की खाड़ी। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ दो समुद्रों का जोड़, जो राम सेतु का निर्माण जिसे हम पाक स्टेट कहते हैं, तो वो कोरल रीफ से निर्मित हुआ है, ये देखा गया। ठीक है, इसी तरह से विश्व में बहुत से कोरल रीफ देखने को मिलते हैं, जिसका एक छोटा सा स्केच डायग्राम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 9 पे आ जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की महत्व ये पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, कीट भक्षी पौधे पे, पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 में कीट भक्षी पौधों पर स्टडी है। कीट भक्षी पौधे यानी ऐसे भी पौधे होते हैं जो कीड़ों को खाते हैं। अब कीड़ों को खाते हैं, अब आप कहेंगे ये कैसे? जनरली ऐसे पक्षी, ऐसे पौधे जो न्यूट्रिशन का बहुत अभाव में अपना जीवन जी रहे हैं, जैसे मिट्टी नहीं है, पानी है, समुद्र में पानी के ऊपर जो पौधा है, मिट्टी तो पा नहीं रहा है, सनलाइट पा रहा है, पानी पा रहा है, मिट्टी नहीं है, अब नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा? तो वो अपनी प्रकृति, अपने आप को वैसा डेवलप करते हैं कि जो जड़ों में जो आसपास के कीड़े आते हैं उनको वो ऐसे रस छोड़ते हैं, इस प्रकार से गम्स छोड़ते हैं कि वो कीड़े उस पर चिपक जाते हैं और उनके चिपकने से उनमें से जो नाइट्रोजनस पदार्थ होता है उसको वो ले करके अपना सेवन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि ये कीट भक्षी पौधे अपना जीवन जीते हैं। ऐसे विश्व में बहुत सी प्रजातियां हैं, जिसका कुछ उदाहरण नेपेंथिलीन, सेरेंसिनिया, सेफेल्टस, वीनस फ्लाईट्रैप इत्यादि इत्यादि है, मैंने इसमें लिख रखा है। इसके बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड, ये एक क्रिशली रेस्ड यानी कि ऐसा जो कि अब लगभग एंड होने के कगार पे है, जिसपे विश्व पे लगभग 250 से अधिक प्रजातियां नहीं बची हैं, 250 से ज्यादा संख्या नहीं बची है। ऐसे बहुत से जीव हैं जो लगभग अब
एंड होने के कगार पे हैं, जिनका एग्जांपल्स मैंने लिख रखा है 1 से 8 तक पूरा, दैट इज चिंचिला, लैनिंजर, जायंट फिश इत्यादि इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 में पारिस्थितिकी तंत्र और सेवाओं के कार्य, इसमें एक जो यूएनओ के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक मिलेनियम रिपोर्ट बनाई गई, जिसमें कुछ तत्वों को यानी कुछ को बहुत महत्वपूर्ण, कुछ को कम महत्वपूर्ण माना गया है पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में, उसी को यहाँ कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 12 पर। पेज नंबर 12 में है इकोलॉजी। अभी हमने बताया था इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है? एक पूरा तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र है, लेकिन इकोलॉजी क्या है? सबका अध्ययन है। तो इकोलॉजी क्या है? इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी। इसमें लिखा है दैट इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट, वेयरएज इकोसिस्टम इज द यूनिट ऑफ इकोलॉजी, जबकि इकोसिस्टम एक चैप्टर है इकोलॉजी का। ठीक है, तो इकोलॉजी क्या है? सबका अध्ययन है, और इकोसिस्टम क्या है? एक चैप्टर है इकोलॉजी का। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, बायोलॉजिकल साइकिल्स के विषय में जो हम पढ़ा रहे हैं, पेज नंबर 13 पे। अब यहाँ पे सभी प्रकार के साइकिल्स, जैसे कार्बन का स्वरूप बदल गया, तो पेज नंबर 13 पे कार्बन साइकिल, जिसमें कार्बन का स्वरूप बदला। पहले ये जीव तंत्र के अंश थे, जैवांश थे, धीरे से ये फॉसिल फ्यूल्स आज हमारे पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कभी बड़े बड़े सरीसृपों के द्वारा सेडिमेंटेड होने यानी दबाव के बस पृथ्वी के गर्भ में जाके समा जाने की वजह से हमें एक कोयले और जीवों के अश्म के रूप में फॉसिल फ्यूल्स और पेट्रोल के माध्यम से देखने को मिलता है। ठीक है, और डेट में पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 14 पे आ जाइए, नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन के स्वरूप में बदलना, अब इसमें कई एक प्रक्रिया है, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनियाकरण, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन, जिसमें अमोनिया से नाइट्रेट में बदलना, नाइट्रेट से अमोनियम बदलना, इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और डेप्थ में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल में क्या है? ऑक्सीजन का ओजोन में बदलना, ओजोन का ऑक्सीजन में बदलना, या ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स का टूटना, बदलना इत्यादि इत्यादि, जिसकी प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन और ओजोन का इत्यादि का निर्माण होता है। पेज नंबर 16 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 16 पे हमने आपको दिखाया कि ओजोन क्या होता है। तो ओजोन O3 की संरचना है, यानी ऑक्साइड्स, 3 ऑक्साइड जो हैं वो अगर ओजोन ऑक्सीजन के मिले तो उसे हम ओजोन का निर्माण कह सकते हैं, जो कि समताप मंडल में निर्मित होता है। अब ओजोन की क्या बेनिफिट्स हैं वो पूरा इधर पेज नंबर 16, पेज नंबर 17 और पेज नंबर 18 में मेंशन है। नेक्स्ट पेज नंबर 19 पे आ जाइए। हरित गृह। हरित गृह एक तकनीक है, एक टेक्नोलॉजी है, इसको समझिए। एक तकनीक है, एक टेक्नोलॉजी है, जिसमें क्या है, ठंड देशों में जहां पर अनाज, साग सब्जी, फल फूल नहीं उग सकते, क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत ठंड होता है, वहां पर तापमान को साधारण वहां के तापमान से ऊंचा करने के लिए हर एक कांच के घर बनाए जाते हैं, जिनके अंतर्गत सौर की ऊष्मा आएगी और वो बाहर नहीं जा पाएगी। हर एक कांच की विशेषता है कि ऊष्मा अंदर आने देगी पर बाहर नहीं जा पाएगी। ऊष्मा अंदर ट्रैप कर ली जाएगी और वहां का साधारण तापमान उठ जाएगा। उठ जाने की वजह से वहां पर क्या है, वहां पर वेजिटेशन हो सकेगा। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस। लेकिन अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव क्या है? जिसके अंतर्गत इससे कोई रिलेशन नहीं है।
हरितगृह प्रभाव क्या है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है हरितगृह से। लेकिन पृथ्वी पर जो बढ़ता हुआ तापमान है, जब इसका मूल कारण खोजा गया तो ये देखा गया कि पर्यावरण के वजह से, पर्यावरण के प्रदूषण की वजह से इन प्रदूषकों ने पृथ्वी को कुछ इस प्रकार से घेर लिया है, जैसे हरे कांच के घर बनाए जाते हैं जिनके अंदर ऊष्मा ट्रैप हो जाती है। तो ये देखा गया कि कुछ ऐसी गैसें हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से घेर ली हैं, जिसमें सौर की ऊष्मा अंदर तो आती है लेकिन बाहर जल्दी से नहीं जा पाती, जिसकी वजह से पृथ्वी का जो सामान्य तापमान है वो उठने लगा है। अतः उसी सामान्य प्रकृति पर, जैसा कि हरे रंग के कांच के घरों में देखा जाता है, समानता पाई जाने की वजह से इस प्रक्रिया का नाम ग्रीन हाउस इफेक्ट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरितगृह प्रभाव। राइट, इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 20 में तो हो गया, पेज नंबर 21 पे आते हैं। अब फास्फोरस साइकिल, तो फास्फोरस का किस प्रकार से बदलना, सल्फर साइकिल यानी सल्फर का किस प्रकार से स्वरूप बदलना, जैसे चट्टानों के स्वरूप का बदलना, फिर उसका विभिन्न प्रकार से गैसीय स्वरूप में बदलना। जैसे पेज नंबर 22 पे हमने सल्फर डाइऑक्साइड के विषय में बताया, जिसमें हमने बताया कि सल्फर के ऑक्साइड से ही रिएक्ट होकर सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण हो जाता है, जो कि बादलों द्वारा अवशोषित कर ले जाने के बाद होता है, जिससे कि जब बारिश होती है तो एसिड रेन की रूप में वो हमें सामने दिखता है यानी मिलता है। ठीक है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में बोला जाएगा। फिर पेज, इसी पेज में स्मॉग है, सूट पार्टिकल्स है। स्मॉग क्या है? वो फॉग और स्मोक का मिलन है। जब फॉग और स्मोक यानी धुंध और स्मोक, धुआं, दोनों मिलता है तो फिर उसे स्मॉग कहते हैं। नेक्स्ट पेज आई, पेज नंबर 23 पर। जल चक्र। अब जल का पृथ्वी पर किस प्रकार से बदलाव होता है, जल चक्र में है। रॉक चक्र, तो जो पत्थर है वो किस प्रकार से निर्मित होते हैं, पत्थरों का स्वरूप है कैसे बदलता है, पेज नंबर 23 में रॉक चक्र है। पेज नंबर 24 पे आ जाइए। पेज नंबर 24 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पे आधारित है, जो शताब्दी विकास लक्ष्य है, ये 2000 में निर्मित हुआ। इसके तहत कुछ लक्ष्य रखे गए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि क्या लक्ष्य हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए, जिससे कि सृष्टि में जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है और खराब होता हुआ एनवायरनमेंट है उसको कैसे सुधारा जाए। तो ये सब प्लानिंग्स हैं। फिर पेज, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। पेज नंबर 23 हो गया ना, 24 पे हैं, 25। अच्छा, संपोषणी विकास। पेज नंबर 25 पे संपोषणी विकास, इसी प्रकार से जैसे शताब्दी विकास लक्ष्य बनाए गए वैसे संपोषणी विकास लक्ष्य बनाए गए। संपोषण का मतलब होता है इस प्रकार से पोषण करना जिससे वर्तमान के साथ साथ भविष्य के भी सभी रास्ते खुले हों। ठीक है, ऐसा पोषण करना जिससे वर्तमान का तो लाभ हो ही परंतु भविष्य में आघात ना हो। जैसे हम पेट्रोलियम पदार्थों का ऐसा सेवन करें जिससे हमारे लिए तो हो
पर भविष्य में आने वाली संतति के लिए भी कुछ बचा रहे। ये ना हो कि हम सब इस्तेमाल करने आने वाले फिर हमको गाली दे कि आपने सब इस्तेमाल कर लिया, कुछ भी नहीं बचा रह गया। इस तरीके से इस्तेमाल करना जिससे सबका रास्ता खुला हो। तो हम ये नहीं कहते कि विकास बिल्कुल आज बंद कर दो, पर विकास ऐसा करो, थोड़ा थोड़ा रोक के करो, इस तरह से करो जिससे कि प्रकृति भी सुरक्षित रहे और अन्य विकास के रास्ते भी खुलते रहे। इसके तहत सन 2016 में 2015 में इसका निर्माण किया गया और 2030 तक, 2016 से 2030 तक अगले 15 सालों के लिए विश्व कैसे कार्य करेगा जिससे संपोषण विकास हो, इसका पूरा लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक है, ये पेज नंबर 20, 25 और 26 में मेंशन है। इसके बाद पेज नंबर 27 में, जिसमें जलवायु परिवर्तन में राष्ट्रीय कार्य योजना, अब कुछ ऐसी योजनाएं जो सरकार द्वारा बनाई गई वो इसमें मेंशन किया गया है, इसे आप रीड कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पे 28 पे आ जाए। 28 में कुछ ऐसे ह्यूमन की एक्टिविटीज जो एनवायरनमेंट को प्रभावित करती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी है, वनों का कटाई है इत्यादि है। नेक्स्ट पेज पे 29 पे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस है, प्रदूषण है, ये सब जो है प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के दृष्टिकोण से हो रहा है। अच्छा, पेज नंबर 29 में दो टर्मिनोलॉजीज है। नोट 1 में वो है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और है नोट 2 इकोटोन। अब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है ये समझ लीजिए। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यानी परिस्थिति पर जो प्रकृति है उसकी कितनी क्षमता है और कितना मानव का कंजम्पशन है। तो मानव कितना कंजम्पशन कर रहा है और प्रकृति कितना पैदावार कर सकती है, इसका जो रेशियो निकालना है उसे कहेंगे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है, क्लियर है। और इकोटोन क्या है? दो अलग अलग वनस्पतियों का बीच का हिस्सा, जैसे समुद्री क्षेत्र है और इधर भूमि मिल रहा है, तो आप समुद्री क्षेत्र और भूमि के बीच के हिस्से को क्या कहेंगे? इकोटोन। जैसे घास के मैदान है और पहाड़ आ रहे हैं, तो घास के मैदान और सीधे पहाड़ नहीं आ जाते, घास का मैदान कुछ दूर तक उठते हुए पठार और फिर पहाड़ आते हैं। तो ये जो बीच की स्थिति होगी जहां घास के मैदान और पठार, इसी तरह से साधारण प्लेन मैदान है और जंगल है, तो आप ये नहीं देखेंगे कि ऐसे मैदान यहाँ खत्म हुआ खट्टा से यहाँ जंगल उगाया। क्या होगा? मैदान और कुछ दूर तक हल्के हल्के पेड़, छोटे छोटे पेड़ और घर मैदान, जंगल घर जंगल ऐसे दिखता है, धीरे धीरे पूरी तरीके से जंगल हो जाएगा। तो जो बीच की स्थिति है उसे इकोटोन कहते हैं। तो दो वनस्पतियों की संक्रमणकालीन क्षेत्र। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 30 पर पर्यावरण मुद्दे स्थानीय क्षेत्र वैश्विक, तो जैसे प्रदूषण और वायु की जो गुणवत्ता है, ये पूरा फैक्ट है। एक टेबल है पेज नंबर 31 में कि कोई पॉल्यूटेंट, कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं और उनका नेचुरल सोर्स क्या है, मानव जनित यानी एंथ्रोपोजेनिक सोर्स क्या है, और एनवायरनमेंट को कौन कौन से प्रभाव डालते हैं, ये अच्छे से लर्न करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 32 पे। पेज नंबर 32 पर वायु गुणवत्ता मानक एयर क्वालिटी इंडेक्स पर चर्चा हो रही है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या क्या चीजें प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, किसे हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट मानते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 33 पे वो कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जिन्हें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, यानी ऐसे जो कि प्रकृति में घुलनशील हो जाएंगे, कौन ऐसे हैं जो प्रकृति के साथ गल नहीं जाते हैं, यानी कि जो जैसे पन्नी है वो गलेगी नहीं, वो काफी लंबे समय तक रहेगी, तो वो अपघटनीय नहीं है, इसे कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, फिर वायु प्रदूषण में क्या क्या तत्व हैं, पेज नंबर 33 पे पूरा उसका मैटर। 34 पर एक टेबल है जिसमें वायु प्रदूषण के जो चरण है, लेवल है, उस पर समझाया गया है कि कौन कौन से लेवल है, लेवल 1 2 3 4 5, जैसे कितना अगर वायु पोल्यूशन पाया जाएगा जिसके अनुसार उसका कैटेगरी क्या होगा, यहाँ पर पूरा मेंशन किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स 34 पे। ठीक है, पेज नंबर 35 पे आ जाइए।
पेज नंबर 35 पर वायु में पाए जाने वाले प्रमुख गैसीय प्रदूषक हैं। अब ये कौन कौन से गैसेस, जैसे CFC, अब CFC पे मैटर, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर हैवी एलिमेंट जैसे निकेल है, पारा है इत्यादि जो। फिर पेज नंबर नेक्स्ट 36 पर ऑड इवन फॉर्मूला जो अभी दिल्ली में अपनाया गया उस पर मैटर है। पेज नंबर 36 से 37 ने दिल्ली से संबंधित कुछ प्रदूषण पर मैटर दिया है। हाँ, इसके बाद पेज नंबर नेक्स्ट है 38 है। अच्छा, पेज नंबर 38 में आपने सुना होगा एक भारत स्टेज एमिशन BS6 की गाड़ियां, BS4 की गाड़ियां, ठीक है। तो ये क्या है, इससे क्या रिलेटेड फैक्ट्स हैं, ये पूरा पेज नंबर 38, 39, फिर पेज नंबर 40 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 40 में वाटर पोल्यूशन पे रिलेटेड मैटर है। वाटर पोल्यूशन पे से संबंधित फैक्ट्स हैं पूरा। 44, 41, 42 पे वाटर पोल्यूशन से क्या क्या रोग होते हैं वाटर से। 43 तक पूरा पॉल्यूशन से संबंधित दिया हुआ है। फोर्टी फाइव पे ध्वनि प्रदूषण, 46 से ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। 44 पे सॉइल प्रदूषण था, ठीक है। 46 तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। हम्म, 46 के बाद 47 पे ना, 47 पे अपशिष्ट यानी कचरे, कचरों के प्रकार। तो यहाँ पर बाकायदे कचरों का पृथक्करण किया गया है। जैसे किस तरीके का कचरे को किस कलर के बिन में डाला जाता है, तो यहाँ ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्लैक ये मेंशन किया गया 47 पे। फिर 48 पर केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड पे समझाया गया है। जैसे CPCB क्या है, ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिसे निर्मित किया गया है। और फिर पेज नंबर 49 पे है, न्यू चैप्टर की बिगिनिंग हो रही है और वो है एनर्जी। एनर्जी के रूप में यूरेनियम, इतना मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। यूरेनियम क्या है, यूरेनियम का विखंडन कैसे होता है। ऑलराइट, 7 किलोग्राम यूरेनियम से एक एटम बम बनता नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यानी जो अब बड़े आसानी से पृथ्वी पर प्राप्त नहीं हो सकती। अब बड़े आसानी से मतलब जैसे सूर्य की किरण बड़े आसानी से मिल रही है, हजारों लाखों साल तक मिल रही रहेगी, लेकिन पेट्रोल जो है वो एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, और वो भी 100 साल 150 साल के अंतर्गत सीमित है। तो 100-150 साल और लाख साल में बड़ा अंतर है। तो जो लाखों साल तक मिल रहा है या हजारों साल तक मिल रहा है, उन्हें हम कहते हैं अक्षय ऊर्जा। उन्हें क्या कहते हैं? अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन जो एनर्जी कुछ समय के बाद फिनिश हो जाएगी, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? नॉन रिन्यूएबल, गैर अक्षय ऊर्जा। अब इसी में यूरेनियम भी है, यूरेनियम भी गैर अक्षय ऊर्जा है, जो कि कहा जाए कि एक लिमिटेड मात्रा में प्रकृति में ज्ञात रूप से है। अब ज्ञात रूप से हो सकता है शोध में भी और मिले, लेकिन जितना ज्ञात है उसके अकॉर्डिंग लिमिटेड है। और ये फॉसिल फ्यूल भी नहीं है। फॉसिल फ्यूल यानी जीवोक्याश में, जैसे कि पेट्रोल, पेट्रोल डीजल सब जीवोक्याश में। ये प्रकृति में किसी के दबाव के कारण से या कोई ऐसा पर्यावरण प्राकृतिक बदलाव हुआ रहा होगा जिसमें बड़े बड़े सरीसृप, डायनासोर इत्यादि वो पृथ्वी के गर्भ में जाके समा गए हों, मर गए हों, और उनका स्वरूप बदल गया और लाखों साल के बाद वो पेट्रोल बन गया।
अब आज अगर हम इस तरह से किसी प्रकार को दबाएं और अपना दबाव में, तब 300 वर्ष बाद या 300 लाख वर्ष बाद फिर वो पेट्रोल बनेगा, तो ये आसान तो है नहीं। इसलिए वो फॉसिल फ्यूल्स अलग हो गए। लेकिन यूरेनियम ये प्रकृति में मौजूद है, प्राकृतिक तत्व है, ठीक है, इसे हम नॉन फॉसिल फ्यूल बोलेंगे। अब यूरेनियम की इतनी क्षमता है कि इसके एटम्स इतने क्लोजली बाउंडेड हैं कि अगर उनको हम तोड़ें तो बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलेगी। अब उसे हम तोड़ करके एटम बॉम्ब भी बना सकते हैं, और अगर सुरक्षात्मक रूप से इस्तेमाल करें तो वही बिजली बनाने को भी काम आए, ठीक है। अब यूरेनियम अगर टूट जाए, विखंडित हो जाए, तो उससे रेडिएशन फैलेगा, और उन रेडिएशंस का क्या प्रभाव होगा, पेज नंबर 50 पे हम लोग इसका स्टडी करने चल रहे हैं। तो सबसे पहली बात, यूरेनियम रेडियोधर्मी विकिरण होने वाले प्रभाव में पहला है, प्रोटीन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। अब आप जानते हैं अगर प्रोटीन की मात्रा शरीर में बढ़ जाए तो ये कितना हानिकारक है। इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा यूरिन उत्सर्जन, और यूरिन उत्सर्जन अगर अधिक हो तो इससे किडनी डैमेज होने की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि हमारी जो किडनी है वो फिल्टर करता है जो हमारे ब्लड की गंदगी, उसको फिल्टर करके और उसे बाहर निकालता है यूरिन के माध्यम से। लेकिन अगर ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा तो फिर जाहिर सी बात है हमारा शरीर वीक पड़ जाएगा, रैपिडली फिल्ट्रेशन होगा और ज्यादा से ज्यादा यूरिनाइजेशन होगा, हमारे शरीर में कुछ डिफिशियंसी आने लगेंगी। और ये कब होता है, जब प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाए। तो जनरली साधारण से प्रोटीन की मात्रा बन जाए तो डॉक्टर कहता है भाई दही का सेवन मत करो, यहाँ तक कि आपसे कहेगा दूध का सेवन ना करो, पनीर का सेवन ना करो। अब आप दही दूध पनीर के बगैर जीवन जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। दावत में गए, बड़ा बड़ा पनीर लोग ऐसे उठा उठा खा रहे हैं, और क्या दही रायता और दही बड़ा खूब खाया जा रहा है, और आप केवल ऐसे देखेंगे क्योंकि आपके अंदर भरा हुआ है प्रोटीन, ठीक है, ये बड़ी मात्रा हमारे अंदर प्रॉब्लम है। तो किसी चीज की आती भी सर्वथा परेशानी, लेकिन आपने नहीं खाया ज्यादा पनीर, नहीं खाया ज्यादा दही, प्रोटीन तब भी पैदा होगा अगर रेडिएशन ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर यूरेनियम जो है अगर उसका विखंडन हो जाए, जैसे एटम बॉम्ब फेंक दिया जाए, तो जो न्यूट्रॉन्स निकलेंगे वो फिर इस तरीके से हमारे बॉडी को प्रभाव करेंगे जिससे कि हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा उत्सर्जित होने लगेगी, ज्यादा होने लगेगी। तो ये यूरिन उत्सर्जन अधिक होगा, किडनी रोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डीएनए में परिवर्तन। सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। ये इंक्रीज इन डीएनए कैंसर में वृद्धि। अब डीएनए में परिवर्तन और कैंसर में वृद्धि, देखिए कैंसर क्यों होता है, इसके पीछे मैंने एक बार बताया था, जिसमें हमारे शरीर में अनवांटेड सेल्स ग्रोथ करने, यानी ऐसे सेल्स, ऐसी कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं जो कि हमारे शरीर नहीं चाहता। अब हमारा शरीर में एक कोशिका जो बनता है उसके बनने का कारण क्या है, उसके बनने का कारण है कि कोई कोशिकाएं डेथ होती हैं तो उनकी जगह नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं, जो कि दिमाग हमारे टिश्यूज को, यानी ब्रेन टिश्यूज को ऑर्डर देता है। वो कहता है भाई ये जगह कम हो गया है और बनाओ, चलो यहाँ पे 1 लाख सेल्स बनेंगे, यहाँ 1.5 लाख सेल्स बनेंगे, यहाँ और ज्यादा सेल्स की जरूरत है। तो ब्रेन ऑर्डर दे रहा है और टिश्यू सेल बना रहे हैं। टिश्यू सेल कैसे बनाएंगे, मैनिपुलेशन मल्टीप्लिकेशन, बढ़ाएंगे संख्या, तो ऐसे संख्या बढ़ाएंगे, ज्यादा खाना खाएंगे, एक तरीके से उस एरिया पर ज्यादा खाना लगाया जाएगा, इस तरीके से वहां पर ज्यादा सेल्स विकसित हो जाएंगे। लेकिन अगर टिश्यूज से ब्रेन का कनेक्शन कट जाए, टिश्यूज को पता ही नहीं चलेगा कि कितना बनाना है कितना नहीं बनाना है, तो वो अनलिमिटेड सेल्स ग्रोथ करने लगेंगे। और ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब ब्रेन से जो न्यूरॉन सेल्स आ रही हैं टिश्यूज तक वो डेड हो जाए। ऐसा जैसे स्मोकिंग करने से, तंबाकू खाने से, अक्सर देखिए मुंह में गर्मी होती है, ज्यादा तंबाकू देर तक खाने तो जबड़े के नीचे की मुलायम मांसपेशियां होता है, वहां टिश्यूज से न्यूरॉन सेल का प्रैक्टिस हो गया, पता चले वहां पर अब ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मांस बनना शुरू हो गया और समय के साथ साथ वही ट्यूमर बन गया और वो अतिरिक्त हो गया, शरीर के हिस्से से अलग हो गया, तो वो सड़ने लगा और फिर वो ब्लास्ट कर दिया। अब जब डीएनए में परिवर्तन होगा, तो डीएनए क्या है, इंफॉर्मेशन है हमारे शरीर में, जिससे दिमाग हमारे शरीर का मैनिपुलेशन कर रहा है। पता चलेगा डीएनए कहेगा 1 करोड़ सेल बना, अभी जगह 1 करोड़ सेल बनने लगेगा। तो डीएनए में परिवर्तन कैंसर में एक प्रकार से वृद्धि होगी, ठीक है ना। तो ये दूसरी प्रॉब्लम जो यूरेनियम बॉम्ब के फटने से हो सकता है। तीसरा है मस्तिष्क में विकार, प्रॉब्लम्स इन माइंड।
अब दिमाग में जाहिर सी बात है, एक दिमाग में क्या होगा, एक फ्रस्ट्रेशन होगा, रेडिएशन से एक प्रकार से बहुत मेंटल डिसएक्टिविटीज फैलेंगी। तो ये तीसरी प्रॉब्लम। चौथा प्रॉब्लम जो अजय पूछ रहे हैं, महिला संतानों में वृद्धि कैसे हो। देखिए हमारे शरीर में जब मेल फीमेल का जब मिलन होता है तो इसमें एक्स और वाई सेल्स से मेल और फीमेल का जस्ट होता है, शरीर में बेबी जो आएगी वो मेल हो या फिर। अब ऐसे में अगर एक्स एक्स हो गया मेल हो गया, वाई वाई हो गया फीमेल हो गया। अब ऐसे में क्या होगा, अगर एक्स सेल्स बनेंगे ही नहीं या वाई सेल्स बनेंगे ही नहीं, बात समझिए, अगर एक्स सेल्स बनेंगे ही नहीं तो फिर वाई वाई ही मिलन करेंगे, और सिर्फ वाई वाई मिलन करेंगे तो जो जनरेशन होगी वो सिर्फ फीमेल्स की होगी। तो जितने बच्चे पैदा होंगे सिर्फ लड़कियां पैदा होंगी। तब जो हमारा रेशियो है, चाइल्ड रेशियो है, जेंडर रेशियो है, आज तो उल्टा चल रहा है, मेल ज्यादा है और फीमेल्स कम। कल के ऐसा होगा कि फीमेल्स की वृद्धि बहुत ज्यादा होने लगेगी, मेल्स ना के बराबर होने लगेंगे। ऐसी समस्या शुरू हो जाएगी कि सुनने में आएगा अरे तू कन्हैया पैदा होंगे, और लोग दौड़े जाएंगे कहाँ हुए, यूरोप में हुए, देख चल कन्हैया देखा जाए कैसे हैं हमारे कन्हैया, यानी लड़के ही होना मुश्किल हो जाए। और ये जितना अच्छा लग रहा है उतना ही बुरा, क्योंकि इससे तो वंश और इससे तो प्रकृति का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि जनरेशंस कैसे बढ़ेंगी, ये एक बड़ी समस्या है। और इस प्रकार से महिला संतानों में वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि जो इंटरनल डीएनए है उसकी एक डिसेक्टिविटी शुरू हो जाएगी, क्रोमोसोम्स डेवलप होने लगेंगे। अगर एक ही क्रोमोसोम्स डेवलप होगा दूसरा होगा ही, वाई वाई ही रहेगा, एक्स नहीं रह जाएगा। तब निश्चेषण जो भी होगा वाई वाई का ही होगा, एक्स वाई होगा ही। परिणाम स्वरूप ये स्थिति आ जाए, ये पृथ्वी की ग्रोथ को ही खत्म कर देगा। तो अगर एटम बम फट गया तो क्या क्या हो सकता है, इसका कितना दुष्परिणाम हो सकता है, अब कल्पनीय, पूरी प्रकृति ही खत्म हो जाएगी। मान लीजिए आज गुस्सा गया ईरान और अचानक अमेरिका से युद्ध कर बैठे और खिसियात में उठा के एक एटम बम फेंक दिया, उसका एटम बम अमेरिका पे भी ना गिर पाया और अफ्रीका पे ही गिर गया। तो ये जरूरी नहीं है कि अमेरिका ऐसे खत्म होगा, अफ्रीका पे लोग मरेंगे, वो सब धीरे धीरे रेडिएशन ऐसा फैलता जाएगा, ऐसा फैलता जाएगा कि दुनिया ही इसमें स्वाहा होगी। लगभग 15 से 20 हजार एटम बॉम्ब अमेरिका के पास, चाइना के पास 20 से 25 हजार, और 7 किलो यूरेनियम से बॉम्ब बन जाता है। इनके पास एक एक कुंटल का, अगर ये सब यूरेनियम फोड़ दें, सबका तो टाइम ही नहीं मिलेगा, केवल 10-20 तो ही फोड़ेंगे, उसके बाद तो प्रकृति मंगल ग्रह बन चुकी है ये पृथ्वी, और फिर हम लोगों को यहाँ से रॉकेट लेके निकलना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे नहीं पता लेकिन ये तो खत्म हो जाएगा। शनि पे तो ऐसे ही वहां बम बज रहा है, कोई पॉसिबल ही नहीं रहेगा पूरी स्थिति एकदम दयनीय हो जाएगी ठीक है, समझ में आया? आगे देखते हैं। पांचवा है प्रतिरक्षा तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव। सबसे बड़ा चीज इम्यून सिस्टम है, आप समझ ही रहे हैं। अभी हमारा इम्यून सिस्टम ही मजबूत हो जाए तो कोरोना वायरस से नो डर होना। सबसे बड़ी क्या है, इम्यून बूस्टर लीजिए, कोरोना किल खाइए, और क्या है जो कोरोनिल खाइए, और तमाम चीजें खाते हैं जो हम लोग, सब लोग क्या कर रहे हैं इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में। और अगर इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो जरा सा भी कोई चीज रोग पकड़ेगा फिर हम स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। एड्स जैसी स्थिति आएगी। एड्स में क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें पूरा पूरा इम्यून सिस्टम ही भ्रष्ट हो जाता है, वो कनेक्शन कट जाता है इम्यून सिस्टम से दिमाग में। परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो वायरस अंदर जाता है, HIV वायरस, वो अपना घर बना लेता है, उसको मारने के लिए कोई व्हाइट ब्लड सेल्स ही नहीं आएंगे। यानी आपके घर में आतंकवादी घुस जाए और पुलिस आएगी नहीं, क्योंकि पुलिस तक सूचना ही नहीं पहुंचेगी। और फिर आतंकवादी क्या करेगा, शरीर खत्म। वैसे ही स्थिति है एड्स में, और एक बार एड्स हो जाता है तो फिर वो मरना सुनिश्चित है। और ऐसे ही स्थितियां फिर उस समय जब प्रकृति में इम्यून सिस्टम सबका वीक होने लगेगा। तो आज तो आप
क्या कर रहे हो, इम्यून सिस्टम मजबूत करा रहे हो, वैक्सीनेशन डाल रहे हो, क्यों इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाए, लेकिन फिर वैक्सीनेशन से भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएगा। कर ना करे कोई कभी कोई एटम बम फूट जाए, ठीक है ना, नहीं तो सृष्टि का क्या होगा। आज कोरोना से ये हालत है, उस समय तो सिर्फ लोग उस देश को गाली नहीं देंगे, बल्कि उस देश को ले जाकर के गोली मारेंगे सबको, और कुछ नहीं होगा। अमेरिका के पास यूरेनियम का सर्वाधिक, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है, जो विश्व के संपूर्ण यूरेनियम का 31% है, परंतु यह मात्र 11% संवर्धन करता है। अब यहाँ पर आपको एक टैली दिखाया जा रहा है, जिसमें भंडार और संवर्धन दो वर्ड दिख रहा है। भंडार का मतलब क्या है, कितना रिजर्व है हमारे, और संवर्धन का मतलब है कितना साफ सुथरा करके हम प्रयोग कर रहे हैं या बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो भंडारण है वो ऑस्ट्रेलिया के पास है, विश्व में सबसे ज्यादा लगभग 31% जो यूरेनियम है वो ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन वो अपने कुल का मात्र 11%, यानी वैश्विक रूप से मात्र 11% उसके यूटिलाइज करता है। इसका कारण क्या है, पहला कारण यूरेनियम, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या कितनी है, 2.45 करोड़, मतलब 2,45,00,000, जितना इंडिया हर ग्रोथ करता है, तो 2.5 करोड़ जनसंख्या है, उतनी दिल्ली की है, ठीक है ना। तो एक दिल्ली और ऑस्ट्रेलिया क्या स्थिति होगी सोचिए, लोगों के पास कितने बड़े बड़े मकान होंगे, कितना बड़ा बड़ा संपत्ति होगा। ऑस्ट्रेलिया अगर साइज में चाइना जो है हाँ, सर, चाइना के पास भी तो यूरेनियम परमाणु बम बनाने की क्षमता काफी ज्यादा है। चाइना और पाकिस्तान, हमने ये सुना था वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ये हाँ है, डाटा। 20 यूरेनियम एटम बम है उनके पास। क्षमता भंडारण यहाँ पर उससे मतलब है कि यूरेनियम की कितना भंडारण है और कितना एनरिच्ड होता है। तो एनरिच्ड होने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कजाकिस्तान है, मैं पूरी बातें बोलूं तो पूछा करी, कजाकिस्तान है, उसके पास यूरेनियम भंडार है कम, लेकिन वो ज्यादा निकाल रहा, जैसे आपके पास भंडार है, आप एक समय में ज्यादा उसका निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे हो, अपने आप इस्तेमाल करने के लिए, ज्यादा ज्यादा बेचने के लिए। तो चाइना के पास थोड़ा है, लेकिन वो इनसे भर के खरीद रहे हैं। अब कजाकिस्तान गरीब देश, उसको पैसे चाहिए, भाई उनके पास कोयला नहीं है, अभ्रक नहीं है, ना मैंगो है, ना कोई चीज है, कुछ नहीं उनके पास ईश्वर ने यूरेनियम दिया, तो उनको अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए यूरेनियम है, तो ला इसको बेच के आपने अपना देश करें, जैसे आप अरब देश से पेट्रोल बेच रहे हैं, जो जिसके पास संसाधन है। तो अब चाइना या ऐसे देशों ने क्या किया भाई, इनको ज्यादा से ज्यादा अपना पावर बढ़ाना है, 25,000 एटम बम बना के रखे हैं, वो भी घोषित, अघोषित कितना होगा उसकी बात कर। तो अब भारत के पास 70 एटम बम, चाइना के पास 25,000 एटम बम, और एक एक कुंटल वाले एटम बम, 7 किलो वाला नागासाकी पे गिराने वाला नहीं। अब इतना बड़ा भंडार, तो कल को अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा। अच्छा, इसी की वजह से क्या होता है, पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान वाले तो सर बीच में कह रहे थे इंडिया में बनारस में विश्वनाथ मंदिर पे हम गिरा देंगे तो पूरा विश्वनाथ मंदिर पे उनका नजर आ गया था, काशी विश्वनाथ मंदिर पे, हमने ऐसा सुना था। हाँ हाँ हाँ, वो बड़ा गिरा देंगे और हम ऐसे चुपचाप गिरने देंगे, चलिए वो जो करेंगे देखा जाएगा। फिलहाल ना कोई गिराए और ना कोई इसका जवाब देने के लिए लड़े। यूरेनियम बॉम्ब वगैरह बेकार चीज है, एटम बॉम्ब नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें नॉलेज से मतलब है, फैक्ट से मतलब है, तो फैक्ट को जो है उसको समझिए, टैली टेबल को समझिए। यहाँ पे मात्रा और संवर्धन का क्या मतलब है वो समझा रहा हूँ। जैसे मात्रा हमारे पास, अब ऑस्ट्रेलिया के पास मात्रा 31% है विश्व का, लेकिन इस्तेमाल क्या करता है 11%। इस्तेमाल का मतलब क्या होगा, अपने लिए इस्तेमाल करना और साथ ही साथ बेचना। संवर्धन का मतलब ये होता है साफ करके बेचना। अब यहाँ पर कजाकिस्तान के पास 12.5% विश्व का है और वो 33% संवर्धन करता है। अब 12.5% है, लेकिन वो 33% संवर्धन करता है। अब आप सोच सकते हैं 43%, 33% नहीं, 43%, 43% ऊपर 33 लिख गया क्या, नीचे 33 है।
कंफर्म कर देता हूँ। सर ऑस्ट्रेलिया का भी रेंज डिफरेंट है टेबल में और ऊपर। क्या बोला? सर ऑस्ट्रेलिया का जो संवर्धन वाला रेंज है ना 11% एंड 12% जो लिखा है, तो उसमें से कौन सा वो भी डिफरेंट रेंज लिखी है। बस 2 मिनट रुकिए। Now the three state of matter. Solid क्या होता है? जो एक जमा हुआ, कैसा होता है? सॉलिड जमा हुआ कैसा? जैसे आइस, जैसे बॉक्स क्या है? एक तरह का सॉलिड है, उसको जल्दी टूटने वाला नहीं है, ठीक है। बर्फ क्या होती है? वो क्या होती है? सॉलिड होती है। आइस क्या होता है? सॉलिड होता है। तो जब पिघलेगा तो क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। समझ में आया? और गैस कैसे बनती है पता है? पानी, दूध, वाटर वेपर, ये सब क्या है? गैस है। गैस के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है? ये सब क्या है? हाँ, आप ही की तरफ से आवाज है। हाँ, इसमें लिखने में गलती हो गई, बाकी सही है। तो कजाकिस्तान के पास 14% विश्व यूरेनियम भंडार है और यह उसका 43% संवर्धन करता है। तो विश्व की यूरेनियम भंडार का लगभग 14% जो है कजाकिस्तान के पास है, जिसमें लगभग वो विश्व को सप्लाई करना और अपना इस्तेमाल करने में 43% का उपयोग कर रहा है। अब इस हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा सप्लायर सेलर कौन है? कजाकिस्तान। अब लगभग 43% विश्व का आधा के आसपास वो
सेल कर रहा है, बेच रहा है। अब ये क्या है, देखिए ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया बहुत प्रिंसिपल पे चलने वाला देश है। वो कहता है कि नहीं, हम ऐसे किसी को नहीं देंगे कि उसका कोई मिसयूज करे, ठीक है। पर कजाकिस्तान क्या, प्रिंसिपल नहीं, उसका एक रुपये पैसा चाहिए जैसे चाहिए। तो वो ऐसे देशों को, जैसे चाइना को तो सबसे ज्यादा, चाइना तो हर तरफ से इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन छोटे छोटे देश जैसे ईरान है, जैसे नॉर्थ कोरिया है, अब ये देश जो है, जिसको यूरेनियम चाहिए आ जाओ, ब्लैक डोर से या बैक डोर से हम चुपके से आपको यूरेनियम भेज देंगे, सरकार भेज देगी। तो वो इस तरह से उनको पैसा कमाने की होड़ है। लेकिन अगर ये यूरेनियम एटम बॉम्ब के रूप में गलत दृष्टिकोण से उपयोग हो गए किसी के साथ, तो ये विश्व को ही खत्म कर देगा। तो कजाकिस्तान हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सब खत्म हो जाएगा। खैर, भंडारण से मतलब है, तो टॉप पर कौन है भंडारण में? ऑस्ट्रेलिया, फिर कजाकिस्तान और फिर है कनाडा। तो क्वेश्चन आपके सामने दो तरीके के आएंगे, और वो होगा कि सबसे ज्यादा रिजर्व किस देश के पास है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। और अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा एनरिचमेंट कौन करता है, तब आंसर होगा कजाकिस्तान। अब समझ आ गया ना। लेकिन हमने रिजर्व के हिसाब से, इसीलिए हमने यहाँ पर जो है एनरिचमेंट के हिसाब से टॉप 1 2 3 लिखा हुआ है। टॉप 1 कजाकिस्तान एनरिचमेंट पे। अच्छा, दूसरे नंबर पे कनाडा। कनाडा जिसके पास मात्र विश्व का 8% है, लेकिन वो भी ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा एनरिचमेंट करता है, लगभग 13% सेल करता है और खुद का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से सेकंड नंबर पे कनाडा और तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। अब एक बात बड़ा गौर देने वाली, ऑस्ट्रेलिया में कितना प्रतिशत यूरेनियम है? 30% विश्व भंडार। अब जरा ऑस्ट्रेलिया को विश्व के नक्शे पर देखें, सब लोग नक्शे पर देखें, मैं आप लोगों को वर्ल्ड मैप दिखा देता हूं। मैंने एक दिन पढ़ाया भी था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया लगभग एक ही पत्थर के दो टुकड़े हैं। अगर आप इनका किनारा देखें, यानी कि जो हिस्सा है इधर सेक्शंस, उस हिसाब से देखें, तो अगर हम ये हिस्सा देखें और ये हिस्सा मिलान करें, बात को समझे ना। मैप पे अगर आप देखिए, मैप के पॉइंट से अगर चले, इस हिस्से को रख लीजिए और इस हिस्से जोड़ दीजिए, तो आपको ये दिखेगा कि ये दोनों एक ही पत्थर के दो टुकड़े हैं, और हर एक दूसरे से जोड़। और इस तरह से कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये दोनों हिस्सों में सिमिलरिटी है। और ये दोनों से सिमिलरिटी है, अभी भी सब कुछ ना ये कंट्रीब्यूशन है, यहां बराबर कंट्रीब्यूशन, ये मनुष्य एक प्रयास संकल्प की है, पूरा ऐसे अगर जोड़ने प्रयास करें, जैसे अगर आप जोड़े और मिलान करें, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक ही पत्थर के अंश, एक ही प्लेट के अंश। हाँ, पहले बताया था। हाँ, अब ये 7 प्लेट्स, 7 प्लेट्स। एनवायरमेंट तो मान लीजिए बदल सकता है, क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बदल गया, ठीक है ना। वो नीचे हो गया तो वहां ठंड ज्यादा हो गया, इधर के हिसाब से एनवायरमेंट बदल सकता है। लेकिन जो भूमि है ना, उसकी इंटरनल प्रकृति और एक हो सकती है। अतः जो चीज वहां भूमि में है, कहीं ना कहीं वो यहाँ भी हो सकता है। इसीलिए कयास लगाया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में भी भारत के झारखंड जैसे बड़े बड़े भंडार कोयले के हो सकते हैं। और जब यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया में 30% विश्व का हो सकता है, तो आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्रों में, क्योंकि अगर हम देखें तो वो कोने से वहां मिल रहा है, और इस कोने पे यहाँ पर भी हो सकता है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से स्थित है। तो फिर ये दोनों कोना जब एक जैसा है, तो दोनों में सिमिलरिटी हो सकती है। तो भारत में भी इन क्षेत्रों में यूरेनियम हो सकता है।
और मान लीजिए 30% ऑस्ट्रेलिया के पास, और अगर हमने कहीं खोज किया तो हो सकता है 10 से 15% भारत के पास भी, क्योंकि एक ही संरचना से दोनों बने हुए हैं। 10 से 15% अगर यूरेनियम भारत के पास है, तो फिर भारत की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ती है। भारत ने सबसे पहले प्रयास किया था यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने का, जिसके लिए उन्होंने ककरा पार प्रथम नामक प्रोजेक्ट बनाया, एक रिएक्टर बनाया था, लेकिन उसमें फ्यूल की कमी, क्योंकि भारत के पास जादूगोड़ा में एक स्थान है जहां पर यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार है, लेकिन वो इतनी लिमिटेड है कि वो उससे जो है हमारी पूर्ति पूरी नहीं हो सकती। तो हम अगर एक रिएक्टर बना भी लेते हैं तो उस रिएक्टर का हम क्या करें, उसमें कैसे फ्यूल डालें? तो भारत ने अमेरिका से, सबसे पहली बात वही भारत और अमेरिका के पास ही जाता है, अमेरिका से एक व्यापार संधि पर दस्तखत करने को कहा, और एक कानून आया अमेरिका से, और वो था 1 to 1 का, 1 to 1 उसका नाम था, और उसके तहत अमेरिका ने लगभग ओके कर दिया था। लेकिन बाद में जो विश्व की रिपोर्ट है, यानी विश्व में इस पर भारत को यूरेनियम देने पे प्रतिबंध लगा, इसलिए कि भारत एटॉमिक संपन्न राष्ट्र, जबकि भारत का ये कहना था कि हम इसका प्रयोग 100% आप आकर चेक कर सकते हैं, हम इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट के लिए करें, परंतु उसके बाद भी ये डिनाई हुआ। और फिर जब हमारे पास यूरेनियम ही नहीं, तो फिर हमने इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए हटा दिया। अब हम यूरेनियम पे बिजली बनाने को ही नहीं सोचते, अब हमने सीधा बना लिया है सौर ऊर्जा, विंड पावर स्कीम पर जो हमारे पास बहुत आया है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर तो एक्यूरेट नहीं आ रहा है इस पर। उस समय वहां के प्रेसिडेंट भारत आए थे, नाम सा याद है, जॉर्ज बुश से क्या, मनमोहन सिंह कहते हैं, ठीक है, दोनों में अच्छी बातचीत हुआ था, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है। हाँ, इसी साल मनमोहन सिंह कहते हैं। ओबामा से पहले जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे शायद, हाँ, उन्होंने भारत में आए थे और पूरा चीज ओके हो गया था। वीटो भी करने का फैसला लिया था कि वो खुद अपने वीटो पे, क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट अपने वीटो पे एक बिल पास करा सकता है, ये भारत के भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पास पावर नहीं, तो उनके संविधान के अनुसार अकेला एक आदमी फैसला ले सकता है। ये बड़ी शक्ति है अमेरिका के प्रेसिडेंट, भारत के ना प्रेसिडेंट को और भारत के ना ही प्रधानमंत्री, भारत के प्रेसिडेंट को फिर भी एक इमरजेंसी में, और इमरजेंसी रोज तो होती नहीं। प्राइम इंदिरा गांधी की बात अलग है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद कोई फैसला नहीं ले सकता। अगर 3 कानून पास कर दिया, विरोध हो रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर तो फिलहाल तो मान लीजिए यहाँ बहुमत से पास करा ले रहे हैं, लेकिन अगर बहुमत भी विरोध में हो जाए तो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता। जबकि अमेरिका का प्रेसिडेंट अपने देश में अपने वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है, पूरे कांग्रेस के खिलाफ जाकर के बिल, कांग्रेस मतलब पूरा पार्लियामेंट, उनका पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, अपने कांग्रेस के खिलाफ जाकर के बिल पास कर सकते हैं, ये उनकी क्षमता है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाओ मतलब आप 111 के तहत, हाँ, अनुच्छेद 111 के तहत वीटो पावर, वहां का अनुच्छेद क्या है ये नहीं पता, भारत में ऐसा पावर नहीं है, वहां का संविधान में जो अनुच्छेद की संख्या नहीं, भारत में कोई विवरण नहीं है, ऐसा है ही नहीं ना। यहाँ एक व्यक्ति को सत्ता नहीं दी गई है, शक्ति नहीं दी गई है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कुछ चीजें यहाँ हैं और कुछ चीजें वहां भी अच्छी है। जैसे यहाँ पर क्या है कि 2 बार के बाद आप प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते, वहां पर 4 साल से ज्यादा टेन्योर नहीं होता, ये बड़ा अच्छा होता है। अगर हम अपने सरकार से, अब देखिए सरकार क्या करती है, पहला साल थोड़ा सा अच्छा काम करती है और आखिरी साल में जब 6 महीना 1 साल रहता है तब अच्छा काम करती है, और बीच के 3 साल तो आप कान मतलब बजाओ, सरकार के हाथ पैर जोड़ो, खूब चिल्लाओ, कुछ नहीं सुनती। तो हम तो कहते हैं 4 नहीं, पहली बात तो 3 ही साल होना चाहिए,
क्योंकि आज से 50 साल में बड़ा सोच में बदलाव हो चुका है। 50 साल पहले देश दुनिया उतनी फास्टी थी जितनी आज है, तो संविधान में बदलाव होना चाहिए। अब 5 साल की जगह 3 साल कर देना चाहिए, 3 साल भी बहुत है। और अटेम्प्ट 2 से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, 2 से ज्यादा इसलिए क्योंकि मान लीजिए ऐसा होगा तो राहुल या सोनिया, राहुल या सोनिया या प्रियंका या सोनिया, यही होते रहेगा। कम से कम आदमी तो कर लेगा, पार्टी वाद खत्म हो जाएगा ना, फिर घरेला जो घरानावाद है वो खत्म हो जाएगा ना। एक ही घर से बनेंगे, वही बनेंगे, यही बनेंगे, यही नहीं रह जाएगा। और जो एरिस्टोक्रेसी, जैसे मान लीजिए इंदिरा गांधी एरिस्टोक्रेटिक हो गई थी एक प्रकार, वो नहीं रह जाएगा। और थोड़ा डर भी रह जाएगा कि भाई अब की बार हमारी सरकार नहीं रहेगी, दूसरा आदमी आ जाएगा। और ना चाहते हुए भी सत्ता ट्रांसफर करना पड़ेगा, भले ही हम उस पार्टी के हैं, हम 2 बार बन चुके हैं, अब हम चाहकर भी नहीं बन सकते तो हम किसी को देंगे ही। मान लीजिए मोदी 2 बार हो, तब वो चाहे तो दूसरी नहीं, चाहकर भी नहीं कर सके तो देना ही पड़ेगा भाई, किसी चाहे अमित शाह को ही देने के, तीसरे को देना पड़ेगा भाई, अब हम नहीं बन सकते। तो ऐसा थोड़ा बहुत तो ये चीजें होना चाहिए, भारत में भी अमेंडमेंट। खैर ये कॉन्स्टिट्यूशन मुद्दा है, इस पर कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ाऊंगा तब बात करूंगा। आता हूं आगे टॉपिक पे। तो ये पेज नंबर 50। अब 51 पे चलते हैं, थोरियम के विषय में पढ़ाते हैं, थोरियम और प्लूटोनियम। और नोट्स देने से पहले चर्चा करते हैं। हेलो, हाँ मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, आप मुझे 7 बजे शाम की बात कॉल करें। चलिए बताइए, थोरियम का सबसे ज्यादा भंडार किसके पास है? यूरेनियम का तो क्लियर हो चुका, अब थोरियम पे चर्चा हो जाए। थोरियम का सबसे ज्यादा भंडार किसके पास है? भारत के। जिसको पता है हाथ उठाएं। जैसे यूरेनियम वैसे ही थोरियम एक अगला रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडिएशन के दृष्टिकोण से, एटम बॉम्ब बनाने के दृष्टिकोण से, सारी चीजें। और इसका सबसे ज्यादा भंडार रशिया, पाकिस्तान। अच्छा, दीपक हाथ उठा रहा है और कोई नहीं जानता। ठीक है दीपक, आंसर दो। दीपक, इंडिया, भारत। हाँ, खुद उसी की बात है, इंडिया। सर केरला, इंडिया में सर केरला, केरला। करेला? करेला क्या होता है? केरला, केरल। केरला, करेला से केरल बोलते, करेला केरला। सही आंसर है भारत। भारत में इसका सबसे ज्यादा भंडार है, और वो भी विश्व का 25% भंडार, 25%। अब ये एक बहुत ही मुश्किल वाला पॉइंट है, क्योंकि ये मोनाजाइट बालू में पाया जाता है, बालू की कण पाए, मोनाजाइट बालू। अब ये मोनाजाइट बालू, बालू के कण में, और आंध्र प्रदेश नहीं, मोनाजाइट बालू जो समुद्र के किनारे, आंध्र प्रदेश, केरला, और इधर जो वेस्टर्न कोस्ट है, पूरा ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, इधर पूरा उड़ीसा, इन क्षेत्रों में ये बड़ी मात्रा है। लेकिन प्रॉब्लम है एक्सट्रैक्शन, बालू की कण कण में। अब बालू के कण कण को लेकर उसको एक्सट्रैक्ट करना
विभिन्न प्रोसीजर के माध्यम से, और ये इतना खर्चीला हो जाए कि फिर वही वाली बात हो जाएगी कि जैसे यूरेनियम खरीदेंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, वैसे थोरियम को साफ करेंगे तो इतना महंगा पड़ जाएगा। बालू को साफ करके थोरियम निकालना, और उसके बाद उसमें खर्च होने के बाद अगर हम उससे बिजली बनाएंगे तो फिर बिजली महंगी पड़ जाएगी, तो चीपेस्ट नहीं रह जाएगा। इसलिए थोरियम ओके तो हुआ, फिर डिनाई हो गया, कैंसिल कर दिया गया इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, लीजिए पेज नंबर 51 आप लोगों को जोड़ रहा हूँ। तीन पेज और एक और पेज। बात लो। अभी एक ही पेज में बात लो, बाद में और निकला नहीं। थोरियम की खोज मॉर्टेन ट्रेन एस्मार्क ने सन 1828 में किया। बुलशिट तुम उधर दे दीजिए, हो जाएगा आप लोगों का। हाँ ठीक। इसकी खोज किसने किया? मार्टिन ट्रेन एस्मार्क ने सन 1828 में। यूरेनियम की तुलना में थोरियम की मात्रा पृथ्वी की सतह पर 2 से 3 गुना अधिक। अब देखिए, हो सकता है कोर में हो खूब, जैसे यूरेनियम भी कोर में बहुत मौजूद हो, लेकिन फिर भी हम इसे नॉन रिन्यूएबल में मानते हैं, क्योंकि आसानी से कोर में थोड़ी बहुत भी खोद देंगे। अरे पृथ्वी की सतह में निकालना बड़ा मुश्किल है, कोर में जाना भरा हो बहुत क्या फर्क पड़ता है। इसी तरीके से पृथ्वी के क्रस्ट पे अगर हम बात करें जो खुदाई से इधर उधर से निकल सकेगा, तो यूरेनियम से 2 से 3 गुना ज्यादा आगे थोरियम मौजूद। विश्व का 25% थोरियम भंडार भारत के पास। थोरियम आसानी से मोनाजाइट बालू में पाए जाने वाला तत्व, यानी मोनाजाइट बालू आप उठाएंगे तो आपको थोरियम के अंश मिलेंगे, लेकिन अब उसको फिल्टर करना बहुत खर्चीला कार्य है। भारत विश्व का थोरियम आसानी भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसमें थोरियम के स्थान पर, यूरेनियम के स्थान पर थोरियम आधारित ऊर्जा संवर्धन हेतु प्रथम रिएक्टर का निर्माण किया, जिसका नाम ककरापार 1 रखा गया। हमने निर्माण तो किया, लेकिन जाहिर सी बात है, हमें पता है कि हम बहुत आसानी से थोरियम जो है एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इतना खर्चीला है। यूज वही जो यूरेनियम का यूज है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट, ये भी रेडियो एक्टिव मटेरियल। अब इस रेडियो एक्टिव मटेरियल का प्रयोग हम बिजली के उत्पादन में करेंगे, कैसे करेंगे? रिएक्टर के माध्यम से करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि इसको एक्सट्रैक्ट करके उसको फिल्टर करके लाने में जितना खर्चा आ जाएगा, उतना तो फिर हम बिजली महंगी कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, पन बिजली ही फिर सबसे सस्ती है, और उसके बाद देखें तो सौर ऊर्जा सबसे सस्ता है। तो सौर ऊर्जा पे हमारा प्रोजेक्ट बढ़ा, और इसीलिए हमने बाकी सारे प्रोजेक्ट को कैंसिल करके सौर ऊर्जा का प्रोजेक्ट बढ़ाया और 1 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता निर्धारित किया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट OECD के अनुसार भारत के पास थोरियम का विशाल भंडार है। अभी से भारत नहीं बल्कि वैश्विक संगठन के माध्यम से निर्धारित किया गया है। 2011 में ये रिपोर्ट बनाया गया, जिसके अनुसार भारत के पास 9,63,000 रिजर्व है थोरियम का। यूनाइटेड स्टेट्स के बाद आता है जहां 440 यानी 4,40,000, ऑस्ट्रेलिया 3 लाख, कनाडा 1 लाख, साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया 3 लाख है। अब ये जो बॉर्डर लाइन देख रहे हैं ना, ये बॉर्डर लाइन और ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर लाइन एक, ये माना जा सकता है कि इस बॉर्डर लाइन में, यानी ये जो
आंध्र प्रदेश उड़ीसा का बेल्ट है ना, इस बेल्ट में बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो यूरेनियम हो सकता है। झारखंड से लेकर पूरा इधर केरला तक का लाइन, और ये पूरा बॉर्डर टच होता है अगर हम देखें नक्शे में तो ऑस्ट्रेलिया से। तो बड़ी मात्रा में यूरेनियम होने की संभावना है, और अगर में यूरेनियम मिल जाए तो हमारी बिजली बहुत सस्ती होगी और हम एटम बम भी खूब बना लें, जिसको हम उठाकर फोड़ देंगे और दुनिया खत्म कर देंगे। ठीक है, कोई खास बात होगी। आगे, यूएसजीएस यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भारत के पास 9,63,000 थोरियम भंडार है। भारत में थोरियम का भंडार प्रमुख रूप से पूर्वी घाट पर अधिक पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक थोरियम मात्रा भारत का लगभग 35% आंध्र प्रदेश में विद्यमान है। तो करेला नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब करेला कौन बोल रहा था? कोई बताएगा नहीं करेला कौन बोल रहा। तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा थोरियम मात्रा है भारत में, और भारत का 35% आंध्र प्रदेश में विद्यमान। प्लूटोनियम की बात भी कर लें, जैसे यूरेनियम वैसे थोरियम और ऐसे ही रेडियो एक्टिव मटेरियल है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम की खोज सन 1940 में हुई, और आप लोग नोट्स देख रहे हैं ना, देखते चलिए। प्लूटोनियम की खोज सन 1940 में ग्लेन टी.सी. बर्ग एवं एडविन मैकमिलन एडविन मैकमिलन की टीम द्वारा की गई। प्लूटोनियम वाज डिस्कवर्ड इन, तो ये तो आपको याद करना होगा, एकदम से फैक्ट है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है ट्रिनिटी। ट्रिनिटी पहला प्लूटोनियम आधारित एटम बम था। तो अमेरिका ने इस एटम बम का विकास किया था और इसको ट्रिनिटी नाम दिया था, यानी त्रिदेव, और ये प्लूटोनियम पर ही बनाया गया था। 9 अगस्त सन 1945 में 70,000 लोगों को एक बार मौत की घाट सुलाने वाला एवं 1 लाख से अधिक लोगों को हताहत करने वाला फैट मैन यानी मोटा आदमी नामक जापान के नागासाकी पर गिराए गए एटॉमिक बम में प्लूटोनियम का ही प्रयोग किया गया था। जबकि 3 दिन पूर्व हिरोशिमा पे गिराए गए नामक लिटिल बॉय नामक परमाणु बम में यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया था। तो अमेरिका ने दोनों प्रकार के एटम बम का टेस्ट कर लिया, लाइव टेस्ट हो गया, लाइव टेस्ट बाकायदे टेस्ट कर लिया और जग को जाहिर कर दिया कि हम इतने क्रूअल हैं कि इंसान और मानवता को खत्म करने में देर नहीं है। जबकि युद्ध की एक नीति है, आपको लड़ना है सैन्य शक्ति पर लड़िए और जो नुकसान करना है सेना का करिए, क्योंकि सेना इसलिए बनाई जाती है। पर जब ये पता है कि एटम बम सिर्फ सेना तक सीमित नहीं रहता है, भले आप मैदान में गिराओ, वो जब गिरेगा तो वहां से जुड़े वो रेडिएशन इत्यादि के माध्यम से हजारों सालों तक, इसलिए 50-60 साल तो पक्का रेडिएशन के फैलाता रहेगा और आम जन को खटक मारता, जीवन जीना दुश्वार है। तो फिर आपने जानबूझकर ऐसा क्यों? अगर जापान गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से रात को सैन्य अड्डों पर हमला करना, तो रात को ही आप भी सैन्य अड्डों पर हमला करते। यूरेनियम और प्लूटोनियम आधारित एटम बम गिराने की क्या जरूरत? लेकिन कौन उनसे पूछे, क्योंकि वो तो बड़े लोग हैं, बड़े लोग, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम है। तो कुल मिला करके ये यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम। आगे चलते हैं अगले चैप्टर में।
बैठो बैठो। बताइए, क्वेश्चन पहले रख रहे हैं तब नोट्स दिखाते हैं। बायोमास क्या है? व्हाट इज बायोमास? बोलो प्रीति। यूटिलाइज किया जाता है खाद के लिए और उससे बिजली की उड़ाई जाती है। अब तक मोबाइल पे सर्च कर चुके होंगे लोग। बायोमास पूछने का टाइम खत्म हो चुका है। आप लोग पता है कुछ? नहीं। आप लोगों को कोई बताना चाहेगा? हाथ उठा दे जिसने मोबाइल पे अच्छे से देख लिया हो। सभी लोग वीडियो ऑन करें। माधुरी, इंदु, अल्पना, नेहा, सिमरन, फैजा। सर मेरा ऑन है। हाँ, सिमरन का ऑन है। अच्छा, अब मैं हटाने जा रहा हूँ 5 सेकंड में। माधुरी को आ गई क्या? आ गई। अच्छा, तो अल्पना को, इंदु को और फैजा को, 3 लोगों का वीडियो ऑफ है। इन्हें मैं अगले 5 सेकंड तक हटाने जा रहा हूँ। अगर वीडियो नहीं ऑन हुआ तो हटा दिया जाए। सर मेरा नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है। अल्पना, तुम्हारा आवाज भी नहीं आ रहा है, इंदु भी सो गई है। इन दोनों लोगों को जरूर हटाना है। पहले इंदु भी आ गई है। अच्छा अल्पना, अब आखिरी तुम बची हो, तुरंत बोलो। कहीं चाय बनाने तो नहीं चली गई? एक दो लोग तो निकल लिए चुपके से। चलिए, बायोमास देखिए, बायो यानी जैव, मास यानी तत्व, जैव तत्व, तो जीव के तत्व। अब ये जैव तत्व कैसे? एक तो फॉसिल फ्यूल्स में क्या होता है? वो ईंधन जो जीवों के अश्व में हो गए, जीवों के अश्व में यदि बड़े दबाव के साथ बदलाव स्वरूप में हुआ। लेकिन जो जैव के तत्व हैं, जीव के तत्व हैं, ना कि अश्व में, ठीक है ना, उन्हें हम बायोमास कहते हैं। तो जैसे जैव तत्व क्या है? जैसे लकड़ी, जैसे गोबर है जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है ना, उसे हम सब बायोमास कहेंगे। इन सारी चीजों को, तो गन्ने का खर है वो भी ईंधन के रूप में प्रयोग हो जाता है। जनरली आप अगर जंगल में रह रहे हैं तो आप खाना कैसे बनाएंगे? बायोमास से तो बनाएंगे। जाएंगे जंगल से लकड़ी बिन लाएंगे, कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी चीजें जो खाना बनाने के लिए। गांव में है तो गांव में अब तो चलिए एलपीजी का डेवलपमेंट हो गया। ये पहले एलपीजी था ही, कंडे से बनाते थे। उपले भी जो आप कहते हैं, गोबर के, गाय के जो डंक है, काऊ डंक, उसको जो है प्रयोग किया जाता था खाना, और शुद्ध भी है, अच्छा भी है, बढ़िया खाना बनता है। सोना लकड़ी के चूल्हे पे बनाया जाता है। ये सब कुछ बायोमास के द्वारा के अंतर्गत। वायु प्रदूषण बढ़, देखिए, लेकिन खाना बनाने जैसे तत्व से हल्के लेवल पे गैस, वो हल्के लेवल पे प्रदूषण है। लेकिन जिस इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अगर ऐसे देखें तो पृथ्वी पे खाना तो कब से बनाया जा रहा था प्रकृति में, गांव में तो यही जाए, अमेरिका का गांव रहा, जब भारत का गांव रहा हो, पर वो प्रदूषण का फर्क नहीं था। वो क्योंकि उसमें रासायनिक क्रियाएं ऐसी नहीं हो रही थी, थोड़ा बहुत कार्बन का स्वरूप बदला, उतना प्रकृति ने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया। तो खाना बनाने जैसे तत्वों से नहीं प्रकृति बर्बाद हो रही थी। मेन प्रकृति बर्बाद होने लगी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। अब औद्योगिक गतिविधियां इतनी तीव्र गति, 16वीं शताब्दी के बाद से उद्योग का पनपना शुरू हो गया। 17वीं शताब्दी में बहुत हल्का, लेकिन 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के अंत में तो, अब जब तक हमें ज्ञात हुआ 20वीं शताब्दी तक में, तब तक हमने पूरी पृथ्वी में कार्बन और एमिशन से पूरा भर दिया। पता चला पृथ्वी पर ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इन्होंने हरे रंग के कांच के घरों का काम शुरू कर दिया, और ग्लोबल वार्मिंग होने लगी। बड़े बड़े ग्लेशियर्स गलने लगे, समुद्र का जो स्तर है वो उठने लगा, परिणाम स्वरूप पूरी पृथ्वी जल। ये सब कुछ है, पर बायोमास जैसे तत्वों से नहीं। इसलिए बायोमास को हम एक साधारण ऊर्जा के रूप में देखते हैं, और ये गरीबों की और चीपेस्ट ऊर्जा, यानी भाई अभी गरीब आदमी है, रिक्शा वाला है, अक्सर देखिए
आप लोग तो बहुत कम सोशोलॉजिकल इशू पे ध्यान करते हैं क्योंकि आप घर में ज्यादा रहते हैं और जाकर समाज में कम घूमते हैं, पर मैं समाज में जरूर जाता हूँ। मेरा एक अभी कोरोना की वजह से भले ही हम थोड़ा आवृत्त हो गए हैं, लेकिन हाँ थोड़ा हटे कोरोना तो सोशोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं। तो हम जाते हैं तो शाम को 9 बजे 10 बजे सोसाइटी में घूमते हैं जहाँ छोटे लोग बहुत रहते हैं, रिक्शा वाले इत्यादि, ये सब लोग, इन लोगों के साथ बैठना, जनरली इनके साथ दोस्ती करते हैं क्योंकि दोस्ती में क्या होता है, आदमी अंदर की बात बताता है, ठीक है। और अब रिक्शा वाला मैंने देखा है, एक केस स्टडी बताता है। एक रिक्शा वाला मैंने देखा, उसका कोई घर में, उसने गांव से एक रिक्शा बनवा लिया, मतलब गांव का आदमी है, वो शहर में आया है और जनरली जो रिक्शा जो है टाल पे रखते हैं, तो टाल पे क्या है, किराए पे मिल जाता है, 25 रुपए 20 रुपए 30 रुपए इस हिसाब से किराए पे मिल जाता है। 7-8 घंटा चलाओ, टाल पे रखो, बनाएगा टाल मालिक सब कुछ। लेकिन एक ऐसा रिक्शा वाला था जिसने टाल का 20 रुपए भी नहीं देना पसंद किया और कहा रहना कितना खर्चा होगा, उसने क्या किया, अपना ही रिक्शा कसवा लिया और गांव से आया और कहा कि भाई हम अपना रिक्शा कसवा लेते हैं, और जाते समय किसी का व्यवहार बना लेता था, 15-20 दिन पे जाता था, 2 दिन के लिए तक जाता था, कोई बात नहीं। तो उसने अपना रिक्शा कसवाया, तो अब रहेगा कहाँ, ऐसे तो लोग टाल पे रहते हैं। तो मैंने देखा उसने अपना निवास बनाया था एक ट्रांसफार्मर, उस ट्रांसफार्मर के बगल में, रात को मुट्ठीगंज का एरिया था, तो रात को तो दुकानें बंद हो जाती थी, दुकान तो चबूतरा थी, तो वह ट्रांसफार्मर के बगल में वहीं पे अपना रिक्शा ला करके एक चेन निकालता था, उसी से ताला लगा देता था। उसके बाद वो गद्दी खोलता था और गद्दी में सारा किचन है, छोटा छोटा हर आइटम। अब किचन में क्या हो, कुकर उकर थोड़ी रखा, वो दिन भर जितना लकड़ी उकड़ी रास्ते में, जितना तो लकड़ी उकड़ी जो रास्ते में रहा, रिक्शा चलाते देखा, ये रास्ते में रखते उठा के रख लिया, ये रख लिया, रास्ते में सड़क से बिन बिन के वो जाए मांस कलेक्ट कर लेता जितना उसको बनाने के लिए। 2 ईंटा चूल्हा उसका क्या था, 2 ईंट ऐसे उठाएगा और लकड़ी लगा देगा, और 20 रुपए का जाता था मार्केट से सामान लेने। अब सामने एक छोटी सी पंचूर की दुकान है, 2 रुपया तेल, 1 रुपया नमक, मतलब कोई कलेक्शन नहीं है, 5 रुपए का आटा, इतना जितना उसको अभी खाना है, कोई कलेक्शन नहीं। और पन्नी के ऊपर आटा गूंद देता, एक बोतल निकालता तो उसमें पानी भर लाता था, आटा को पन्नी पे गूंद ले। और ये एक रिक्शा वाले की कॉमन है, ये तो बहुत कॉमन है, और सब कुछ तैयारी कर लेता था, पन्नी अपना रखा रहता था, जो सीट के नीचे रखता था, वो एक प्रकार से उसकी डिक्की थी, वो अलमारी थी उसकी, और उसी से निकाल के अपना आटा गूंथता था और लिट्टी सेक लेता था, ऐसे फटाफट, कोई बेलना कुछ नहीं, बस से लिट्टी सेका और उसके बाद उसी पे तेल लगाया और नमक छिड़क दिया, और उसके बाद फिर वो खा के 4-5 रोटी बना करके और बढ़िया सा वहीं पर चबूतरे पर फैलकर लेट के सो खत्म। अब आपको तो मच्छर काटता है, ऑल आउट लगाते हैं, मच्छर के मारने वाली दवा लगाते हैं, सब करते हैं, आप मच्छरदानी लगाते हैं, पर भैया वो जो सोता है कि ऐसी अच्छी नींद की खराटे, अपने ही रिक्शे की गद्दी उठा लेगा, उसका तकिया बना लेगा और वहीं चबूतरे पे चादर बिछा के सो गया, खत्म कहानी। अब रात भर सो गया, सुबह उठेगा, या कोई उसको सुबह 4 बजे 5 बजे उठा देगा, भैया स्टेशन छोड़ोगे, हाँ कितना लोगे, 40 रुपया, चल भैया जल्दी से छोड़ देगा, ट्रेन पकड़ना है, चलो भैया ठीक चल, हो गया उसकी व्यापार शुरू। तो उसकी लाइफ स्टाइल, मैंने उसके यहाँ की रोटी खाई एक बार रोटी आपकी खाते हैं, तो सारे भैया खाई, बड़े प्रेम से दिया, जो रोटी थी कि दांत से टूटा ही नहीं देखी, मेरे दांत टूट जाता, उसकी खड़ी खड़ी रोटी है, मैंने कहा बहुत अच्छा, बस एक टुकड़ा खाते हैं आपकी रोटी का। एक बार वो रोटी बेलने के लिए बेलन से बेल रहा था, हमने कहा लाइए आपकी रोटी बेलता हूँ, तो मैंने उसकी रोटी बेली और बेल के उसको फुला के दिखाया, तो कहा अरे वाह बड़ा अच्छा पतला पतला बेल दिया। अच्छा, और रोटी को ऐसा बेल रहा था, घंटा भर उसको बेला, तो हो गया इतनी मोटी लोई को बेलोगे कहाँ से वो फूलेगी, थोड़ी पतली करो। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे चलते हैं। पेज नंबर आप लीजिए 52। तो अक्षय ऊर्जा की बात करेंगे। अक्षय यानी जो बड़े आसानी से प्राप्त हो जाए। तो अभी आप चाहे ना तो आप चले जाइए इधर सड़क से, खैर ये तो गांव नहीं है लेकिन फिर भी शहर में आपको थोड़ा बहुत कचरा मिल जाएगा, कहीं पेड़ के नीचे कुछ
टहनियां पड़ी होंगी, कहीं कुछ कचरा मिल जाएगा, गंदी संदी, आप जोड़ करके अपना ईंधन बना सकते हैं। तो अगर आपका गैस खत्म हो जाए तो आप भूखे मत रहिए, ठीक है ना। अक्षय ऊर्जा का साधन का प्रयोग करें। बायोमास, लकड़ी, पेड़ों द्वारा उत्पादित कचरे, कृषि कचरे, जैव अपशिष्ट आदि के प्रयोग द्वारा जिस ऊर्जा की उत्पत्ति की जाती है उसे बायोमास कहा जाता है। सड़े हुए कचरे एवं गोबर के माध्यम से मीथेन गैस को संकलित करने की प्रक्रिया को बायोमास व लैंडफिल्स के नाम से जाना जाता है, जिसके माध्यम से बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादित की जाती है। अब क्या एक टेक्नोलॉजी अपना ली गई है, वो क्या कि जो सड़े हुए गोबर यानी कि जो काऊ का डंक है, तो काऊ का डंक तो जनरली क्या है, हम उसको उपले बना लेते हैं तो ईंधन के रूप में प्रयोग हो जाता है। लेकिन ये देखा गया कि काऊ का डंक और सीवेज इन सबको अगर हम मिक्स कर दें तो इससे जो गैस निकलती है वो मीथेन गैस, और उसको अगर हम पाइप के थ्रू अपने घर के गैस में उसको ट्रांसफर कर दें तो कुकिंग गैस के लिए काम। तो अब इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या किया जाता है, गांव भर के सभी लोग जितने अपना जो भी गोबर जिसके पास है जो भी सब ला करके उसको फिल करते हैं, उसे लैंडफिल कहते हैं, उसे बायोमास लैंडफिल, वहां फिल करते चलते हैं और फिर उसके सड़ने से जो गैस निकलती है उससे घर में गैस करते हैं। तो वही है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। REN21 यानी रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क फॉर द 21st सेंचुरी के अनुसार विश्व में कुल अक्षय ऊर्जा 19.3% में 8.9% ऊर्जा का उत्पादन बायोमास के द्वारा प्राप्त किया जाता है। कुल ऊर्जा में देखा जाए तो बायोमास जो नेचुरल रिन्यूएबल एनर्जी है वो लगभग 20%, जिसका लगभग 9% मान लीजिए हम बायोमास से ही प्रयोग करते हैं। अब ये इसलिए क्योंकि भाई ग्रामीण परिक्षेत्र वहां पर गैस, अब तो चलिए हमने देखा कि सरकार ने बड़ी योजनाएं बनाई, बेनिफिट्स दिया है और बहुत सी योजनाओं के तहत गैस सिलेंडर पहुंचते, लेकिन पहले तो ये चीजें नहीं थी। तो पहले एसी का उपयोग होता था और अभी भी जो पिछड़े वर्ग के जनजाति क्षेत्र के या जो गरीब निर्धन लोग गैस नहीं अफोर्ड कर सकते वो इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये बायोमास है। नेक्स्ट पॉइंट, पन बिजली या जल विद्युत हाइड्रो पावर। तो जनरली जो बिजली हम लोग बहुत आयात प्रयोग कर रहे हैं वो पन बिजली ही है। बायोमास के उपरांत अक्षय ऊर्जा, ये सब अक्षय ऊर्जा है, सभी अक्षय, अक्षय मतलब बड़े आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। वो अलग बात है अक्षय कुमार आपको जल्दी ना मिलेंगे, लेकिन अक्षय ऊर्जा जल्दी आसानी से मिल जाएगी। तो बायोमास के उपरांत अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत हाइड्रो पावर के नाम से जाना जाता है, जो कि कुल वैश्विक ऊर्जा उत्पादन में 3.90% ऊर्जा का उत्पादन करता है। चीन में आदिकाल में हाइड्रो पावर का प्रयोग होता आ रहा है, वहां पर वाटर मिल्स का प्रयोग गुण वंश के समय से होता आ रहा है। तो हाइड्रो पावर का सबसे ज्यादा आदिकाल से प्रयोग यानी बहुत पहले से कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। चाइना जो है बिजली बनाने का काम पानी से बहुत पहले से करता है। इसके बाद विंड पावर, विंड पावर भी अक्षय ऊर्जा है क्योंकि हवा आपको हमेशा मिलती रहती है, ठीक है ना। विश्व में इसके माध्यम से 0.51%, लेकिन विद्युत ऊर्जा उत्पादन बहुत लेस किया जा रहा है, 1% भी नहीं 100 में से अगर देखा जाए 0.51% ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में डेनमार्क विश्व का ऐसा एकमात्र देश है जो अपनी कुल बिजली आपूर्ति का 1/4 हिस्सा वायु ऊर्जा के माध्यम से ही प्राप्त करता है। लगभग 25% अपने देश का ऊर्जा ये विंड पावर से ही पैदा करता है। विश्व में सन 2020 के अनुसार सबसे ज्यादा वायु ऊर्जा 221 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन चीन द्वारा किया जा रहा है। तो पिछले वर्ष तक का ही रिकॉर्ड अभी मिला है, 2021 तो अभी चल रहा है। चाइना सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन वायु से करता है, 221 गीगावाट। उसके पश्चात अमेरिका 96.4 गीगावाट का उत्पादन, और इस क्रम में 35 गीगावाट के साथ भारत का स्थान तीसरा और भारत का स्थान चौथा और स्पेन तीसरा है 59.3 गीगावाट, यानी भारत चौथे नंबर पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सौर ऊर्जा। कुल विश्व के ऊर्जा उत्पादन में 0.06% का योगदान सौर ऊर्जा। सौर की ऊर्जा से सबसे कम, जबकि सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा चीपेस्ट और बहुतायत रूप से, लेकिन सबके लिए उपलब्ध भी नहीं है, क्योंकि जो देश जहां धूप की बड़ी समस्या है, सनलाइट हर समय नहीं रहती,
क्योंकि अभी हम केवल टॉपिक ऑफ कैंसर के आगे पीछे चले जाएं, ठीक है ना, इक्वेटर के रेंज में। तो इक्वेटर के रेंज में जो देश आ रहे हैं वहां तो आप देखेंगे कि सनलाइट बहुत अच्छे से मिल रही है, तो सोलर पैनल चार्ज हो जाएंगे, बिजली मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा सा ऊपर चले जाए ठंडे देशों में, इधर नीचे चले जाए फिर बिजली गुल। अब सोलर पैनल सबसे सस्ती, क्योंकि एक बार पैनल आपने लगवा लिया तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद उसमें कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, और फिर वो तब तक नहीं खराब होता जब तक वो गिरता नहीं, टूटता नहीं है, उसको आप तोड़ देंगे। ये भी नहीं कि उस पर कार्बन हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, उससे सफाई मेंटेनेंस मांगेंगे, वो लगा दिया, लगा के छोड़ देंगे। अब वो 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल जब तक आप इसको टच नहीं कर रहे हो, वो आराम से एनर्जी दे रहा है। इसलिए जो सैटेलाइट्स बाहर जाती हैं, रॉकेट छोड़े जाते हैं, उन सैटेलाइट्स में सोलर पैनल आते हैं ताकि वो सूर्य की ऊष्मा से चार्ज होते रहे और वो हमारे रिमोट से वर्क करते हैं। जब हमारा सैटेलाइट, जो हमारा रोबोट था चंद्रमा पर जिसे डालने की बात, उसमें भी सोलर पैनल लगाए गए थे। वो अलग बात है कि वो गिर गया, खराब हो गया, नहीं तो वो इसी पर कर रहा था कि जब वहां पे गर्मी आएगी तब वो एक्टिव हो जाएगा और उसके पैनल चार्ज हो जाएंगे और वो वर्क करेगा। जैसे नासा ने मंगल ग्रह पे भेजा, नासा ने मंगल ग्रह पर अपने रोबोट्स भेजे, 2 रोबोट्स, और वो रोबोट्स वहां 1 साल के ऊपर तक थे। तो जब जाड़ा आया, वहां भी जाड़ा था, तो वो काम नहीं कर पाए, क्योंकि फिर वो धूप नहीं पा रहे थे, चार्ज नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब गर्मी आता था तो वो काम करते, गर्मी में वो चल रहे थे, जाड़े में वो सन्न के बैठ जाते। और ये सोलर पैनल के माध्यम से हम बड़ी मात्रा में एनर्जी पैदा कर सकते हैं घरों में भी। अगर हम अपने घरों की छत पर, और छत भी सेफ रहेगी ऊपर से, बल्कि टीन का काम करेगी, शेड का काम करेगी, सोलर पैनल्स को लगवा दें तो हमारी ऊर्जा की समस्या ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो ये है कि सोलर पैनल इतने महंगे कि आम आदमी सोच नहीं पा रहे, और किसी ने अगर लगवाया भी है तो उसकी रॉयल्टी का सिंबल है, जो बहुत रईस, जैसे सामने हमारे 1-2 पड़ोसी लोग लगवाए, वो भी दिखावटी, क्योंकि उतने से तो बिजली का पूरी आपूर्ति होगी नहीं। इससे पता चलता है बड़े लोग। अब कहीं ना कहीं से मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मुझे समझ में तो आ रहा है लेकिन सरकार नहीं समझती है। सरकार इसको चीप नहीं करने की योजना बना रही है। सरकार को इसको EMI पर प्रोड्यूस करना चाहिए, चीप करना चाहिए। आता है लेकिन इतना महंगा है कि EMI पे भी आप नहीं लेना चाहेंगे ना। चीजें जब बहुत महंगी होंगी, लाइफलाइन है ठीक है, पर आम आदमी के पास 10 लाख रुपए नहीं है कि वो अपने पूरे घर की आपूर्ति के लिए लग रहे, तो 2-4 थोड़ी 12 वोल्ट का सेल से थोड़ी मतलब है आपको। अगर एक 12 वोल्ट के सेल को चार्ज करने के लिए आप एक पैनल लोगे तो 1200-1500 का, 12 वोल्ट का मैंने खरीदा था। 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करने के लिए जब मैंने लिया तो उसका रेट था 1200 रुपए, वो भी मतलब ये